हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैडेट के एग्ज़ाम को लेकर। यूपी कैडेट या फिर आप बीओएचयू या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बता दें, देखिए यूपी कैडेट का स्पेशल ये बैच चल रहा है और आपको एक सूचना देनी थी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि भाई 1000 जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए वीडियो लेक्चर बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। और जो पीडीएफ है तो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री होगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको डेली रोज़ाना फ्री वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे समझो। देखो, यहाँ पे दे रखा है आपका कि ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखो, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हैं, उन ऊर्जाओं को किस किस रूप में रूपांतरण किया जाएगा उनको समझिए आप। जैसे देखो, विद्युत ऊर्जा है। अगर आप विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में अगर बदलोगे तो क्या होगा? कौन सा यंत्र बदलता है? विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में तो विद्युत बल्ब है और विद्युत हीटर है। जैसे विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से किस में? प्रकाश में। तो भाई विद्युत ऊर्जा है, इससे किस में? प्रकाश में। विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर। ऊष्मा में क्या है? विद्युत हीटर। नेक्स्ट है, देखिए आपका सेकंड पॉइंट। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनता है कि भाई रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत सेल है। विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल का काम होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में तो ये करेगा डायनामो। डायनामो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। नेक्स्ट है, देखिए विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का क्या काम होता है भाई? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा परिवर्तित कर देता है। कौन? विद्युत मोटर। इसी प्रकार लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इसी प्रकार है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन का काम होता है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र। तो सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र हैं, इनका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन का क्या काम है? ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार है नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय रिएक्टर का काम होता है नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का काम होता है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके एग्जाम के हिसाब से। आपको देखिए पीडीएफ इसकी जो है वो फ्री आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगली जो स्लाइड है वो है आपका उत्तोलक से रिलेटेड। पेपर में खूब पूछा जाता है कि आप एक एग्जाम्पल दे देगा और एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे पूछेगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक बताओ या फिर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक या तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक भी आपको याद होने चाहिए। जैसे देखो कैंची, हैंडपम्प, साधारण तुला और प्लास। अगर इनमें से कोई भी आपको एग्जाम्पल में दिखे तो समझ जाना ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। कौन कौन सा है? कैंची, हैंडपम्प, साधारण तुला और प्लास, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो देखो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक भी आपके सामने हैं। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये क्या हैं? ये दोनों एग्जाम्पल हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के। इसी प्रकार देखो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल, ये क्या है? ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। तो ये भी स्लाइड आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखो यहाँ दे रखा है कार्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जूल में। किसमें? जूल में। जैसे आपको ये याद करना पड़ेगा
कि भाई 1 कैलोरी है ऐसे, तो 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होता है, तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, कितने जूल के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है। अगला है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये है किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा की अगर वो बात करेगा तो भाई 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होगा वो होगा 3.6 गुणे 10⁻6 न्यूटन मीटर। ये क्या में आएगा, ये न्यूटन मीटर में। ठीक है। देखो चारों पॉइंट हो गए आपके। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलोवाट, सिर्फ किलोवाट घंटा दे रखा है तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। और आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 गुणे 10⁻6 न्यूटन मीटर। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सभी स्लाइडें बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए मैंने तैयार की हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। देखो ये दे रखा है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में कौन कौन सी ऊर्जा हैं, देखो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में है। अब देखो यहाँ पे है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, पेपर में आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा वो होगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। इसे कहीं माइनस मत समझ लेना, ये डैश लगा हुआ है, माइनस नहीं समझना। ठीक है, ये माइनस नहीं है। आगे समझो आप। अगला जो है वो है ऊर्जा। ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ये आपको अच्छे से याद करना है। PDF आपकी टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आराम से अपने नोट्स बनाते हुए चलना। स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। नेक्स्ट है घड़ी में संचित ऊर्जा। तो जो घड़ी में संचित ऊर्जा है वो स्थित ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थित ऊर्जा। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो होती है वो है E = mc²। क्या है, E = mc²। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखो। अगला पॉइंट है भाई घड़ी को चाबी देने पर उसमें संग्रह करते हैं। तो घड़ी को चाबी देने पर उसमें संग्रह करते हैं कौन सी ऊर्जा का, तो भाई स्थिति ऊर्जा का। किसका, स्थिज ऊर्जा का। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखो पहला पॉइंट, गिरोह के गति संबंधित नियम दिए थे। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई गिरोह से संबंधित नियम थे वो किसने दिए थे, कौन सा वो वैज्ञानिक था जिसने गिरोह के गति संबंधित नियम दिए थे, तो वो है केपलर। केपलर ने दिए हैं गिरोह से की गति के संबंधित नियम। अगला जो क्वेश्चन है वो है केपलर ने गिरोह की गति संबंधित 3 नियम दिए। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, जो केपलर है, केपलर ने गिरोह से संबंधित 3 नियम दिए। तो वो 3 नियम कौन कौन से हैं वो समझ लो आप। देखो पहला है जो है वो कक्षाओं का नियम, दूसरा है क्षेत्रफलीय चाल का नियम और तीसरा है परिक्रमण कालों का नियम। ये 3 नियम दिए हैं किसने, केपलर ने। किससे संबंधित, गिरोह से संबंधित। अब देखो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो है भाई केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो जो केपलर का द्वितीय नियम आधारित है ये किस पर आधारित है, तो ये है कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर कौन सा, केपलर का कौन सा नियम आधारित है, तो आप बताओगे केपलर का द्वितीय नियम आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर। ठीक है। केपलर का तृतीय नियम, देखो केपलर का तृतीय नियम को समझो, T² अनुक्रमानुपाती RQ। नेक्स्ट है G और G में संबंध, ये स्मॉल g है ये कैपिटल G है, तो G और G में संबंध क्या होगा, G बराबर हो जाता है Gm/r²। ये आपको ध्यान रखना है। अगर G और G में आपसे संबंध पूछता है तो फाइनल जो रिजल्ट आता है निकल के G और G संबंध में कैलकुलेशन करके वो G बराबर Gm/r। अब ध्यान रखना G स्मॉल है
और फिर बाद में G कैपिटल M और कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये सूत्र है। नेक्स्ट है देखिए, अगला जो पॉइंट है आपका वो है भाई पृथ्वी तल पर G का मान बताओ। पृथ्वी तल पर जो G का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका मान है? पृथ्वी तल पर G का मान, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट समझिए, G का अर्थ है। G का क्या अर्थ है? देखो स्मॉल g है, इस स्मॉल g का क्या अर्थ है? तो भाई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु में क्या है? उत्पन्न त्वरण है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान बताओ। तो भाई पलायन वेग यानी पृथ्वी के लिए पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला जो पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट आप समझो, कह रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो बॉल पेन है वो करता है गुरुत्वीय बल पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन? गुरुत्वीय बल पर। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार सर्वाधिक होगा, यानी कोई भी पिंड है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक कब होगा? किसी पिंड का भार सर्वाधिक तब होगा, किस पर होगा? ध्रुवों पर होगा। किस पर? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है सर आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया है? सर आइजैक न्यूटन ने। देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये 8 बजे रोज़ाना चलती है। कितने बजे? आपको बता दें बेटा, ये 8 बजे रोज़ाना क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लो। और फिर आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल है मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है अपने फ़ोन में तो प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, अपनी आईडी बना लो, और जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पे हमने अपने टेलीग्राम की लिंक को दे दिया है, उस पे जाके आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, वहाँ पे इसकी PDF रोज़ाना आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है, आप मेहनत से पढ़िए। अगली देखो जो स्लाइड हमने तैयार की है, ये भी काफ़ी अच्छी स्लाइड तैयार की है आपके लिए। देखो घर्षण बल जो है वो निर्भर करता है, घर्षण जो बल है वो निर्भर करता है किस पर? सतहों की प्रकृति पर। भाई सतहों की प्रकृति है वो कैसी है, उस पर निर्भर करता है घर्षण बल। जैसे देखो अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे। देखो यहाँ लैंग्वेज को समझने की आप कोशिश करो। देखो कह रहा है यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भाई सर्पी घर्षण बल। क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण बल। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप समझो, अगला पॉइंट है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है। अब देखो यहाँ पे क्या है? लुढ़कना कह रहा है। क्या कह रहा है? लुढ़कती है। तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतह पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे भाई लोटनिक घर्षण बल। क्या कहेंगे? लोटनिक घर्षण बल। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखो, अगला पॉइंट है लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। देखो इस पॉइंट को आप स्टार करके नोट कर लो। ठीक है, डबल स्टार लगाओ। देखो कह रहा है वो लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। क्या कह रहा है? जो लोटनिक घर्षण बल है उसका मान सबसे कम होता है, और जो स्थैतिक घर्षण बल है उसका मान सबसे अधिक होता है। तो सबसे कम किसका होता है? लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट है मान के आधार पर घर्षण बल। क्या है? मान के आधार पर घर्षण बल। अब देखो यहाँ पे कह रहा था कि लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, तो देखो लोटनिंग जो है वो सबसे कम है, इसलिए सबसे बाद में रखा गया है। और इससे ज़्यादा किसका है? इससे ज़्यादा है सर्पी का। लोटनिंग से ज़्यादा क्या है? सर्पी का। और सर्पी से ज़्यादा क्या है? स्थैतिक का। किसका? स्थैतिक का। इसलिए देखो इस पॉइंट में आपके लिए बताया गया था कि भाई लोटनिंग घर्षण का बल का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है तो सबसे बाद में, और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है तो सबसे पहले आ गया। ठीक है,
तो देखिए अपने सभी यार दोस्तों को, सभी मित्रों को इस वीडियो की लिंक को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और अपनी घर बैठे अच्छे से तैयारी करें। देखो अगली जो स्लाइड है आपकी, ये भी महत्वपूर्ण है, इससे समझो आप। देखो घर्षण कम करने के उपाय क्या हैं, किन उपायों के कारण घर्षण को कम किया जा सकता है उसे आप समझिए। देखो स्नेहक के प्रयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। किसके प्रयोग से? स्नेहक के प्रयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है, क्योंकि द्रव ठोस सतह के मध्य घर्षण कम होता है। ठीक है। मशीनों में बॉल बेरिंग लगाने पर सर्पी घर्षण, बल और लोटनिंग घर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे घर्षण बल का मान जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो अगला जो पॉइंट इसमें दे रखा है, अगला पॉइंट है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, दरवाजों के कब्जों में तेल डालना घर्षण बल को कम करने के प्रमुख उपाय हैं। अब कैरम बोर्ड पर पाउडर लगाना आपसे पेपर में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैरम बोर्ड पर हम पाउडर इसलिए लगाते हैं ताकि जो घर्षण है वो कम हो जाए। इसी प्रकार दरवाजों के कब्जों पर अगर आप तेल डाल रहे हो, तेल लगा रहे हो, तो भाई घर्षण को कम कर रहे हो आप। इस प्रकार से आपको समझना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये देखिए आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड है। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। भाई संख्या कम से कम 1000 स्टूडेंट की पहुंचा दो आप। 1000 स्टूडेंट की संख्या पहुंचा दो। बिल्कुल देखिए फ्री आपको PDF मिल रही है। 1000 की आप क्लास पहुंचा दो। ये 1000 स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल से जुड़वा दो। इसके बाद आप क्लास 2 लेना, 2 मिलेंगी। 3 क्लास चाहोगे 3 मिलेंगी। 4 क्लास चाहोगे 4 क्लास मिलेंगी। बिल्कुल कोर्स A to Z आपका फ्री कराया जाएगा और फ्री ही PDF दी जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि और बच्चे भी इस वीडियो को देखें, उन्हें भी शेयर करिए आप। चलिए स्लाइड को समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए स्लाइड तैयार की गई है। देखो घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। आपसे कह रहा है भाई घर्षण जो है वो कभी भी यानी कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। इस पॉइंट को आप समझ रहे? भाई घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। अगला पॉइंट है तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। यानी तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? कर्षण भी कहते हैं। अगला पॉइंट है घर्षण बल वस्तु की आकृति। घर्षण बल वस्तु की आकृति जैसे खुरदरेपन तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आगे उसमें मुलाकात होगी। तो बस बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जिससे कि सभी बच्चे आराम से घर बैठे अच्छे से पढ़ सकें। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलना, या फिर PDF को 1 हफ्ते की इकट्ठी कर लेना, चाहे आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।